नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर पीसीडीए चाहे, अगर स्पर्श चाहे, तो आपका चाहे पेंशन का रिवीजन कभी का भी हो, कोई भी सर्कुलर 2006 का ही सर्कुलर क्यों ना हो, चाहे अभी का सर्कुलर क्यों ना हो, सारे के सारे रिवीजन एक पीपीओ में करके पीपीओ जारी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या आने वाले समय में सरकार, चाहे 8वां पे कमीशन हो या आने वाले ओआरओपीज हो, क्या सरकार जवानों की सुनने जा रही है? मीडिया में भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी 3 का रिवीजन आखिर सीपीपीसी से क्यों देरी हो रहा है, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, एमएसीपी या तो फिर ऑनररी न्याय सुधार या तो फिर हवलदार, इनका जो पीपीओ का रिवीजन हो रहा है उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, खास करके ऑनररी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर्स का पीपीओ में। तो इसका जिम्मेवार कौन है, इसके बारे में भी आगे आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले हवलदार ऑनररी न्याय सुधार, एमएसीपी न्याय सुधार का कंफ्यूजन क्रिएट करके पेंशनर्स को कौन बेवकूफ बना रहा है? आखिर कैसे होगा पेंशनर्स को सही भुगतान? जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को एमएसीपी न्याय सुधार मिल जाता है, कई सारों को ऑनररी न्याय सुधार मिल जाता है, लेकिन पीसीडीए उनका सही पीपीओ जारी नहीं करता है। जी हां, सबसे पहले तो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूंगा, उन डॉक्यूमेंट्स को पहले देख लेते हैं, पीपीओ पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आप ये कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि एक ऑनररी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ है, वाई ग्रुप वाले पेंशनर का। देखिए, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट 2018 का है। अब इन पेंशनर को क्या पेंशन मिलना चाहिए दोस्तों? इनकी लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल है। तो इस हिसाब से जो भारत सरकार का रूल है, वो रूल क्लियर बोलता है कि अगर 1 जनवरी 2006 के बाद का कोई रिटायरी हवलदार है जिसको ऑनररी न्याय सुधार का रैंक मिला हुआ है, तो उसका पेंशन रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का होगा। ये भारत सरकार का क्लियर आदेश है। और साथ ही साथ इसके बावजूद भी ये जो पेंशनर है, इनका लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल है। तो हवलदार रैंक में अगर इनका लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल है, तो इनका बेसिक पेंशन कितना होना चाहिए? इनका बेसिक पेंशन एमएसीपी न्याय सुधार के हिसाब से न्याय सुधार का बेसिक पेंशन होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब ये जो पीपीओ इनका जनरेट हुआ है, ये पीपीओ जनरेट हुआ है अभी सितंबर के महीने में दोस्तों, और इनका पे लेवल क्या है? पे लेवल 05 है। पे लेवल 05 के हिसाब से इनको हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन कितनी सारी गड़बड़ियां इस पीपीओ में। देखिए, अब ऑनररी न्याय सुधार 2018 के हिसाब से इनका न्याय सुधार के हिसाब से पेंशन होना चाहिए, लेकिन पे लेवल बोलता है इनका हवलदार के हिसाब से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और देखिए, इनको पेंशन कितना मिल रहा है। अब देखिए, ये पीपीओ जारी होने के बाद इनका पेंशन कर दिया गया 25,738 रुपए। और दोस्तों, ओआरओपी 3 का 24 साल के ऑनररी न्याय सुधार रैंक का ये पेंशन है 25,738 रुपए, जबकि ये पेंशन होना चाहिए 2006 से पहले के ऑनररी न्याय सुधार का। क्योंकि ओआरओपी 3 का जो टेबल है, वो टेबल ऑनररी न्याय सुधार 2006 के बाद के रिटायरीज के लिए रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का पेंशन धार्य करता है। तो वहां पर इनका पेंशन 26,825 होना चाहिए उस हिसाब से। और ये पीपीओ देखिए, ये पीपीओ अभी अभी जारी हुआ है 26 सितंबर 2024 को, यानी कि ओआरओपी 3 डिक्लेयर होने के बाद जारी हुआ है। और पहले उनको 23,750 मिल रहा था, अभी उनका 25,738 कर दिया गया है, जो कि एक ऑनररी न्याय सुधार 2006 से पहले के रिटायरी का पेंशन है दोस्तों। तो आप सबने देखा, गलत पीपीओ जारी किया गया। इसका अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? जो पीपीओ अगर गलत जारी करके पेंशनर्स को फाइनेंशियली और मेंटली अगर कोई हरास कर रहा है, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? कहीं ना कहीं इसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, गलत पीपीओ जारी करने के लिए जो भी जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ताकि पीपीओ बनाते समय ध्यान से पीपीओ बनाए और जिसका जो एंटाइटलमेंट है, जो ऑथराइजेशन है, उसके हिसाब से पेंशनर्स को पीपीओ के जरिए पेंशन सही सही मिल सके दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम पीसीडीए के अंदर, स्पर्श के अंदर हो जाए, ताकि पेंशनर्स को सही पेंशन मिल पाए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। शाबाश पीसीडीए स्पर्श, अगर चाहे तो सर्कुलर 568, 501, 555, 560, 666, 677 सभी का रिवीजन स्पर्श द्वारा एक पीपीओ में किया जा सकता है।
कोई एनपीसी भी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर स्पर्श चाहे, अगर पीसीडीए ठीक ठाक काम कर ले तो ये सारे रिवीजन, चाहे कभी का भी आपका रिवीजन हो, एक पीपीओ में आज के डेट में जारी कर सकता है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये एक ऐसे पेंशनर का पीपीओ है जो हवलदार रैंक के पेंशनर है। इनका पे लेवल अगर आप देखेंगे तो 06 है। इसका मतलब होता है 24 साल के हवलदार हैं ये, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि इनको एमएससीपी नायब सुधार ग्रांट किया गया। अब एमएससीपी नायब सुधार अगर ग्रांट किया तो इनका पेंशन में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। इनका पीपीओ का अगर दूसरा पेज आप देखेंगे तो उनको एमएससीपी नायब सुधार ग्रांट किया गया है। आप देखिए, और पीपीओ अभी सितंबर महीने का पीपीओ है, 2024 के सितंबर का, लेकिन इनको एमएससीपी नायब सुधार ग्रांट करने के बावजूद भी इनको जो पेंशन दिया गया वो दिया गया हवलदार रैंक का। आप ऊपर पेंशन अगर देखेंगे तो 22,257 रुपए है, यानी कि हवलदार का OROP 2 का रेट का पेंशन है। इसका मतलब एमएससीपी नायब सुधार ग्रांट करने के बावजूद भी इनको पेंशन मिला हवलदार रैंक का। तो इसके बाद वो मेरे साथ कनेक्शन में थे, उन्होंने जब मुझसे ये बात शेयर किया, उन्होंने पीपीओ भेजा तो मैंने उनको गाइड किया किस तरीके से कार्रवाई करना है, वो गाइड किया। उसके बाद उनका सही पीपीओ जारी हुआ है दोस्तों, और उस पीपीओ में कब से लेकर के कब तक का, 2008 से लेकर के हर सर्कुलर का रिवीजन उसी पीपीओ में इंक्लूड किया गया। अभी 13 नवंबर 2024 का पीपीओ है दोस्तों। तो सबसे पहले तो जो पेंशनर का वीडियो मैसेज है उसको देखते हैं। मैं हवलदार अनारुल शेख 24 साल 5 दिन सर्विस करके मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, लेकिन मुझे एमएससीपी का पेंशन नहीं मिल रहा था। तो मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और उन्होंने मुझे गाइड किया, कार्रवाई बताया, उसी हिसाब से मैं सीपी ग्राम में कार्रवाई किया। करीमगंज पीपीओ मुझे एमएससीपी एडजस्ट करके जारी किया और साथ में 3 महीने का एरियर मुझे दिया। लेकिन मुझे पुराना जो 2008 साल से 2024 जून तक का एरियर वो नहीं दिया था। फिर मैं सैनिक पाठशाला में बताया, उन्होंने मुझे कार्रवाई करने के लिए बताया। फिर मैं ग्रीवेंस डाला और दोबारा करीमगंज पीपीओ उन्होंने जारी किया। तो दोस्तों अब उनका जो पीपीओ जारी हुआ, जो सही पीपीओ जारी हुआ है, उस पीपीओ को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है जो अभी 14 नवंबर 2024 को पीसीडीए ने स्पर्श ने जारी किया है, और ये एक ऐसा पीपीओ का नमूना है दोस्तों जो कि बिल्कुल करेक्ट पीपीओ है। जी हाँ, अगर पीसीडीए चाहे, अगर स्पर्श चाहे तो इसका मतलब 2006 से लेकर के अभी तक का पूरा पेंशन, पूरे सर्कुलर्स को इंक्लूड करके भी पीपीओ निकाल सकता है। जी हाँ, ये उसी का एग्जाम्पल है। और इस पीपीओ को निकालने के लिए कहीं ना कहीं पीसीडीए स्पर्श शाबाशी का पात्र है। जी हाँ, आगे मैं दिखाऊंगा इस पीपीओ में किस तरीके से पेंशनर्स का हर समय के पेंशन को उनका एंटाइटल पेंशन के हिसाब से बढ़ोतरी दे करके ये पीपीओ जारी किया गया है। ये देखिए, इनका L06 यानी कि एमएससीपी नायब सुधार को लागू कर दिया गया है, और केवल एमएससीपी नायब सुधार ही नहीं बल्कि एमएससीपी नायब सुधार को उनके रिटायरमेंट के डेट से लागू किया गया। देखिए, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 मई 2008, यानी कि 1 जून 2008 से ही उनका पेंशन में बढ़ोतरी दी गई है, और पूरा का पूरा डिटेल्स एक ही पीपीओ में इंक्लूड किया गया है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले तो उनका 1 जून 2008 से 30 जून 2009 तक का जो बेसिक पेंशन है वो एमएससीपी लागू होने के बाद ये बढ़ोतरी कर दी गई। उसके बाद दोस्तों जुलाई 2009 से लेकर के आगे, जुलाई 2009 से लेकर के सितंबर 2012 तक, ये वाला देखिए 1 जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक का, ये भी यहां पर देखिए, ये भी इसमें अलग से दिखाया गया, अलग से बाइफरकेट करके दिखा दिया गया। उसके बाद दोस्तों 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक के लिए उनका बेसिक पेंशन यहां पर दिखाया गया अलग से, क्योंकि सर्कुलर्स अलग अलग थे दोस्तों। बेशक उनका अमाउंट एक ही है लेकिन सर्कुलर अलग अलग थे, तो अलग अलग करके यहां पर दिखा दिया गया। देखिए, उसके बाद 1 जुलाई 2014 से जब से OROP 1 लागू किया गया, उसका अलग से 31 दिसंबर 2015 तक के लिए अलग से यहां पर दिखाया गया है। ये देखिए 9,429 रुपए। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2016 से लेकर के 30 जून 2019 तक का यहां पर है। ये देखिए, ये हो गया 7वां पे कमीशन का रेट।
और ये OROP 1 में 7वां पे कमीशन लग के उनका पेंशन 24,233 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2024 तक ये देखिए ये उनका पेंशन 24,825 जो कि MSCP न्याय सुधार के हिसाब से यानी कि रेगुलर न्याय सुधार का 24 साल सर्विस वाले का पेंशन। उसके बाद आगे दोस्तों अभी OROP 3 का रेट का पेंशन जुलाई 2024 से लेके आगे पूरा लाइफ तक के लिए देखिए 26,825। इसके साथ साथ जो भी कम्यूटेशन वगैरह है वो भी करेक्टली दिखा करके ये देखिए अगर PCDS पर चाहे तो इस तरीके से एक ही पीपीओ में आपका सर्कुलर 638 से लेकर के अभी सर्कुलर 677 तक को जो है लागू करके पीपीओ बना सकता है। ये इसी का नमूना है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से करेक्ट पीपीओ भी ये देखिए 13 नवंबर का है, सॉरी 13 नवंबर 2024 का ये इनका पीपीओ है। मैंने पहले 14 नवंबर बताया था। तो 13 नवंबर 2024 का ये पीपीओ पेंशनर का निकाला गया जिसमें पूरा डिटेल सही डाल करके पीपीओ निकाला गया है स्पर्श द्वारा। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आखिर CPPC से क्यों डिले हो रहा है OROP 3 का रिवीजन? जी हाँ दोस्तों, CPPC जो है अभी OROP 3 का रिवीजन देरी कर रहा है। स्पर्श द्वारा तो रिवीजन चालू है, अभी भी चल रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स का रिवीजन हो चुका है, बहुत सारों का अभी भी बचा हुआ है, लेकिन चल तो रहा है वो स्पर्श द्वारा, लेकिन CPPC ने अभी शुरू भी नहीं किया है। इसका कारण क्या है दोस्तों? 677 जो सर्कुलर है, जिस सर्कुलर से OROP 3 को लागू किया गया है, उस सर्कुलर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टेबल जारी किए थे उस टेबल को इंक्लूड करके सर्कुलर नहीं निकाला गया। एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन दोस्तों 677 जो सर्कुलर है OROP 3 का, उस सर्कुलर में सर्कुलर 555 और सर्कुलर 666 से कुछ रूल्स को लागू करने को लेकर के वहां पर हिदायत दिया गया है। यानी कि अगर OROP 3 को आपको लागू करना है CPPCs को, तो उनको OROP 1 के रूलिंग भी लेने पड़ेंगे, OROP 2 के रूलिंग भी लेने पड़ेंगे, उसके बाद जाके OROP 3 को लागू करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा दायरा हो गया, जिस वजह से CPPCs को अभी OROP 3 को लागू करने में समय लग रहा है दोस्तों। क्योंकि जब तक OROP 1 यानी कि सर्कुलर 555 के प्रावधान, सर्कुलर 666 यानी कि OROP 2 के प्रावधान पूरे के पूरे प्रावधान लेकर के OROP 3 में लागू नहीं कर देता, तब तक CPPC उसको रिवाइज नहीं कर सकता। और साथ ही साथ टेबल्स CPPC को अलग से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर लेकर के जो है टेबल्स रेफर करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से अभी तक पेंशनर का CPPC द्वारा जो है रिवीजन नहीं किया गया है। तो जिन भी पेंशनर्स का अभी भी CPPC से पेंशन आता है और अगर OROP 3 का रिवीजन आपको नहीं मिला, तो आपको इमीडिएटली CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है दोस्तों कि अभी तक मेरा OROP 3 का रिवीजन नहीं मिला है, मुझे जुलाई 2024 से लेकर अभी तक का एरियर ब्याज के साथ दिया जाए। इस तरीके से आप ग्रीवेंस डालेंगे तभी जाकर के थोड़ा सा आपका रिवीजन में थोड़ा सा जो है स्पीड अप होगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आगे OROP में 8 CPC में जवानों की सुनेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे की एक खबर आई है, इस साइड में आप खबर देख पा रहे हैं। अब इस खबर में जो बीच में रक्षा मंत्री जी से एक हवलदार, एक नायक और 3 जवानों की मुलाकात की बात हो रही थी, उस खबर को लेकर के ये खबर छापी गई है और ये बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर यह बताया गया है कि अब JCOs अधिकारी नहीं रहेंगे और रक्षा मंत्री जी के साथ जवानों की मुलाकात होगी, NCOs और जवानों की मुलाकात होगी। तो क्या आगे आने वाले समय में सरकार जवानों को तवज्जो देने जा रही है? क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों कि अलग से जवानों को जो है बुलाया गया हो किसी स्कीम को लेकर के, फीडबैक लेने को लेकर के। जी हाँ, अब रक्षा मंत्री जी की मुलाकात एक हवलदार, एक नायक और 3 जवानों से हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और बड़े बदलाव की ओर इशारा है कि सरकार अब सीधे सीधे जवानों की बातें सुनने वाली है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने उन जवानों को चुना है जिनको OROP 3 का मैक्सिमम फायदा मिल रहा है या मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से उन जवानों को आप चुनेंगे तो आपको तो आपके फेवर में बातें सुनाई देंगी। आपको अगर सही फीडबैक लेना है तो रैंडमली जवान चुने जाए, जिसको OROP का फायदा चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। आप इस तरीके से अगर 5, 7, 10 जवान चुनेंगे और उनकी बातें सुनेंगे, उनसे अगर OROP का फीडबैक लेंगे, तब आपको सही फीडबैक मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले ही चुनाव करेंगे कि जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है OROP 3 का, उनसे हम बात करना चाहते हैं, तो उनसे बात करके तो कोई फायदा नहीं। वो तो आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है OROP, लेकिन अगर OROP की सही में विसंगतियां जाननी है, अगर जवानों की दिल की बात सही में सरकार को जाननी है, तो रैंडमली आपको जवान से बात करनी पड़ेगी, जिनको चाहे OROP का फायदा मिला हो चाहे ना मिला हो, तब जा करके आपको सही फीडबैक मिलेगा। और खास करके अगर सरकार 2006 से पहले के जो रिटायरी जो जवान हैं, जो हवलदार से लेके सिपाही तक के जो जवान हैं, उनसे अगर बातचीत करे, उनसे अगर फीडबैक मिले, तो सरकार को एक्यूरेट फीडबैक तब जा करके मिल पाएगा
कि ओआरओपी स्कीम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।